बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने लेक्चर नंबर 2 में चैप्टर नंबर 8 के 2 सवालों के जवाबात को डिस्कस करेंगे। इसमें जो हमारे स्मार्ट सिलेबस के अंदर चैप्टर नंबर 8 में से सिर्फ 2 ही सवाल लिए गए हैं। उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कौमी यकजहती और सालमियत की तारीफ और अनासर, और क्वेश्चन नंबर 4 है कौमी यकजहती की अहमियत के पॉइंट्स के बारे में। तो ये दोनों आंसर के मुतालिक पॉइंट मैंने बोर्ड पर लिख लिए हैं। हम लोग इनके बारे में अभी डिस्कशन करेंगे कि इनमें किस तरह की वजाहत आपकी किताब में बयान की गई। तो पहले हम ज़रा यकजहती के लफ्ज़ को थोड़ा सा जानेंगे कि इसके अंदर मतलब क्या होता है। अगर हम अकेले यकजहती का मतलब जाने तो उसका मतलब होता है एक रुख इख्तियार करना, एक सिमत इख्तियार करना। जब लफ्ज़ पूरा हो जाता है कौमी यकजहती तो उससे मुराद ली जाती है एक कौम के मुत्तहिद होने की, कि जब एक कौम किसी एक सिमत को इख्तियार कर लेती है, किसी एक रुख को इख्तियार कर लेती है और उनकी एक इज्तिमाई मंजिल बन जाती है तो उसको फिर कौमी यकजहती का नाम दिया जाता है। इसकी डेफिनेशन मुख्तलिफ हवाले से बयान की जाती है, तो उसमें ज़्यादातर बातें जो सी हैं वो एक मिल मिलाकर जो मफहूम देती हैं वो यही होती है कि माशरे के अंदर जो मुख्तलिफ ग्रोहों की दिलचस्पियाँ हैं, उन दिलचस्पियों को इस तरह इकट्ठा किया जाए कि लोगों के अपने ज़ाती और इलाकाई फ़ायदे ख़त्म हो जाए, और ज़ाती और इलाकाई फ़ायदे ख़त्म होकर वो सिर्फ इज्तिमाई फ़ायदे की तरफ सोचे, तो इसको वो कौमी यकजहती के हवाले से बयान करते हैं। लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन जो आपकी बुक में भी लिखी हुई है उसमें बताया गया है कि कौमी यकजहती से मुराद है कि एक माशरे में मुख्तलिफ माशरती और सियासी ग्रोहों को इकट्ठा करके एक लड़ी में परोया जाए ताकि माशरे की सालमियत मुमकिन हो सके। यानी मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि कौमी यकजहती से मुराद है कि माशरती और सियासी ग्रोहों को इकट्ठा करके एक लड़ी में परो दिया जाए ताकि माशरे की सालमियत मुमकिन हो सके। ये बात जो सी है ये इस तमाम बात को अपने अंदर समेट लेती है। यानी लोगों के जो मर्जी मफादात हों, लेकिन इन द एंड उनकी सोच जो सी है वो अपनी कौम के लिए होनी चाहिए, उस कौम का ही फ़ायदा सोचना चाहिए उन्हें। अब दुनिया में मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए जाते हैं कौमी यकजहती को फ़रोग़ देने के लिए, जिनको हम अनासिर के नाम से जानते हैं, क्योंकि हमने पहले बात तो की है तारीफ़ के हवाले से। मैंने तारीफ़ के हवाले से कुछ बातें आपको बयान की। अब अगली बात जो सी ये उसके अनासर मुश्तरका मज़हब, मुश्तरका जोग्राफियाई हदूद, मुश्तरका ज़ुबान, मुश्तरका नस्ल, मुश्तरका रवायात और जमहूरियत। ये हर मुल्क में सारे के सारे इम्प्लीमेंट नहीं होते। ये नहीं होता कि भाई सारे के सारों एक ही मुल्क के अंदर हों और इनकी वजह से वहाँ पर कौमी यकजहती जो सी है वो बेहतर होती जाए। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में मुश्तरका मज़हब और मुश्तरका ज़ुबान 2 ऐसे पॉइंट हैं जो कि यहाँ पर कौमी यकजहती के फैलाने में सबसे अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन ये बाकी भी पॉइंट जो से गैर ज़रूरी नहीं, ये भी नासर, इनकी वजह से भी दुनिया के अंदर कौमी यकजहती फैलती है। इसलिए इन तमाम बातों को हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहली बात है जी मुश्तरका मज़हब। मुश्तरका मज़हब का मतलब है कि अगर एक इलाके में रहने वाले लोग एक ही मज़हब से मुंसलिक हैं तो उनके दरमियान कौमी यकजहती पैदा करना आसान होगा और कौमी यकजहती ज़्यादा पैदा भी हो जाएगी। अब इसमें मिसाल सीधी पाकिस्तान की आप ले सकते हैं। पाकिस्तान में 97% लोग जो उनसे हैं वो मुसलमान, तो 97% लोग मुसलमान होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादातर लोग मज़हब के नाम पर इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे लोगों के दरमियान जो मर्जी इख्तिलाफात हों, मज़हब की वजह से उनके वो इख्तिलाफात ख़त्म हो जाते हैं, वो उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं और वो इकट्ठे होकर अपने मज़हब के लिए लाजमी काम करना चाहते हैं। इसलिए पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो बात कौमी यकजहती के लिए अहम समझी जाती है वो मजहबी है।
मज़हब की वजह से पाकिस्तान के अंदर कौमी यकजहती सबसे ज़्यादा परवान चढ़ती है। इसी तरह पाकिस्तान के अलावा भी अगर दुनिया में किसी भी मुल्क के अंदर ज़्यादा परसेंटेज में लोग, कुछ 70%, 80% लोग जो से एक ही मज़हब से ताल्लुक़ रखते होंगे, तो वहाँ पर भी फिर कौमी यकजहती की एक बड़ी वजह ये मुश्तरका मज़हब ही होगा। दूसरा आगे पॉइंट इसके नासर में आ गया है मुश्तरका जुग्राफियाई हदूद। जुग्राफियाई हदूद मुश्तरका होने का मतलब है कि इलाकों का आपस में ज़मीनी राब्ता हो, इलाकों के लोग आपस में मिलते जुलते हों, तो इससे भी लोगों के दरमियान इत्तेहाद पैदा करने में मदद मिलती है, लोग मुत्तहिद रहते हैं। क्योंकि अगर लोगों के दरमियान इख्तिलाफ़ात पैदा होते हैं तो वो आपस में वो इख्तिलाफ़ात बातचीत के ज़रिए अपने मेल जोल में ख़त्म कर लेते हैं। इसके अंदर मिसाल जो सी है दो दी जा सकती। एक मिसाल मशरक़ी और मगरबी जर्मनी की है। मशरक़ी और मगरबी जर्मनी की हुकूमतों के दरमियान इख्तिलाफ़ात पैदा हुए, जिसकी वजह से ये दो इलाकों में बट गए। जब जर्मनी दो इलाकों में बटा मशरक़ी और जर्मनी हवाले से, तो लोगों का आपस में मेल जोल बरकरार रहा, लोगों ने आपस में अपने ताल्लुकात में कमी नहीं की, तो उनके इख्तिलाफ़ात वक्त के साथ साथ ख़त्म होना शुरू हुए और दोबारा एक यूनिट बन गया, एक मुल्क बन गया। उनके इख्तिलाफ़ात क्योंकि लोगों ने मेल जोल के ज़रिए ख़त्म कर दिए। इसमें दूसरी मिसाल जो सी है वो पाकिस्तान की दी जा सकती है। पाकिस्तान में ज़रा बात थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है। ये एक पॉजिटिव मिसाल थी जर्मनी की, जिसमें इख्तिलाफ़ात ख़त्म हुए और वो दोबारा यकजा हो गए। लेकिन पाकिस्तान में जो मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान की डिवीज़न है, उसके बारे में बात बनती, क्योंकि हमारा मशरक़ी पाकिस्तान के साथ ज़मीनी राब्ता नहीं था, जिसको हम सूबा बंगाल के नाम से जानते हैं, जिसकी वजह से हमारे मगरबी पाकिस्तान के लोग उस बंगाल सूबे में मशरक़ी पाकिस्तान में बहुत कम जाते थे, उधर से लोग इधर बहुत कम आते थे। तो लोगों के दरमियान जो इख्तिलाफ़ात थे वो ज़्यादा ख़त्म नहीं हो सके, और इंडिया ने मुदाखलत करके इख्तिलाफ़ात को और बढ़ाया और बातें वहाँ के लोगों में मशहूर की, जिसकी वजह से वो लोग हमारे इलाके के लोगों से नफरत करने लग गए। इस तरह फिर हमारे मगरबी पाकिस्तान से मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हो गया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि लोगों का आपस में ज़मीनी राब्ता नहीं था, लोगों का आपस में मेल जोल नहीं था, जिस वजह से वो अपने इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करने में कामयाब नहीं हुए और मुल्क को दो हिस्सों में तकसीम होना पड़ा। तो इसलिए ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर मुश्तरका जुग्राफियाई हदूद हों, लोगों का आपस में मेल जोल चलता रहे, तो वो अपने इख्तिलाफ़ात ख़त्म करते हैं और इससे कौमी इत्तेहाद बेहतर होता है। अगली बात है मुश्तरका ज़ुबान के बारे में, कि अगर किसी एक मुल्क में एक ही ज़ुबान ज़्यादा लोग बोलते हैं, तो उस ज़ुबान की वजह से भी इख्तिलाफ़ात को कम करने में मदद मिल सकती है। जैसे कि हमारे मुल्क के अंदर कौमी ज़ुबान उर्दू है, जिसके वजह से हमारे मुल्क में इत्तेहाद बहुत बेहतर होता है। ये जो मज़हब है, इसके बाद दूसरे नंबर पर पाकिस्तान में अगर किसी चीज़ के ज़रिए इत्तेहाद बेहतर होता है तो वो मुश्तरका ज़ुबान ही है। इसलिए ये बात पाकिस्तान में बहुत बेहतर तौर पर देखी और समझी जा सकती है। इस हेडिंग के अंदर रमज़े म्योर का एक कौल भी लिखा हुआ है। रमज़े म्योर कहता है जी कि उसके मर्ज़ी के मुताबिक, उसके नज़रिए के मुताबिक इस चीज़ से ज़्यादा अहम चीज़ ही कोई नहीं, क्योंकि अगर वो कहता है कि एक इलाके में एक ही ज़ुबान बोलने वाले ज़्यादा लोग हैं, तो ये बेहतरीन एक चीज़ है जो कि लोगों में इत्तेहाद पैदा कर देगी। इसको अगर हम थोड़ा सा मज़ीद समझें तो आप इसमें ये बात को ज़हन में रख सकते हैं कि जब लोगों के दरमियान इख्तिलाफ़ात होते हैं, लोगों के दरमियान नफ़रतें होती हैं, तो वो आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जब वो बातचीत करते हैं तो तभी उनके वो इख्तिलाफ़ात, नफ़रतें ख़त्म होती हैं। अगर एक आदमी दूसरे की ज़ुबान ही नहीं समझता तो उसके जज्बात और एहसासात को कैसे समझ पाएगा? कैसे वो अपनी बात बयान करेगा दूसरे के सामने? दूसरा पहले के सामने कैसे बात बयान करेगा? जब दोनों एक दूसरे के सामने बैठकर बात करेंगे तो एक दूसरे की बात को समझकर अपने दरमियान नफ़रतें और इख्तिलाफ़ात ख़त्म कर दें। इस तरह दोनों के दरमियान मुश्तरका ज़ुबान होने की वजह से इत्तेहाद कायम हो जाएगा। यही बात यहाँ पर इस हेडिंग में समझाई जा रही है, और इसीलिए मैंने पाकिस्तान का हवाला दिया कि पाकिस्तान में बेशक इलाक़ाई ज़ुबानें मुख्तलिफ हैं,
लेकिन आप किसी भी दूसरे इलाके में चल जाएं, आपको वहाँ जाकर अपनी कौमी ज़ुबान उर्दू ही बोलनी होती है। यानी हम पंजाबी हैं तो हम पंजाब से सिंध में जाते हैं तो हम वहाँ जाके भी उर्दू बोलते हैं, बलोचिस्तान में जाते हैं वहाँ जाके भी उर्दू बोलते हैं। तो अगर ये उर्दू ज़ुबान कॉमन ना हो तो वहाँ के लोग, जैसे सिंध के लोग तो सिंधी बोलेंगे, इसी तरह बलोचिस्तान के बलोची बोलेंगे, तो हम किस तरह उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे? हम पंजाबी बोलेंगे, वो सिंधी और बलोची बोल रहे हैं, तो हमारे आपस में कम्युनिकेशन अच्छी नहीं हो पाएगी, हम एक दूसरे के साथ अपनी बातों को, अपने इख्तिलाफात को दुरुस्त नहीं कर पाएंगे। अगला पॉइंट कौन सा है? वो मुश्तरका नस्ल के बारे में। मुश्तरका नस्ल भी कहा जाता है कि इत्तेहाद कायम करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। जैसे कि अगर किसी एक मुल्क के अंदर एक ही नस्ल के लोग बस रहे हैं या ज़्यादातर एक ही नस्ल के लोग हैं, तो वो भी आपस में एक जैसी तरजीहात रखते होंगे, उनके रुझानात एक जैसे होंगे, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छा इत्तेहाद कायम कर लेंगे। लेकिन ये बात असल इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा मुख्तलिफ है। ये मगरबी माशरे में ज़्यादा परवान चढ़ने वाली बात है, क्योंकि मगरबी ममालिक जो से हैं वो इस बात को ज़्यादा आगे प्रमोट करते हैं, वो अपना फ़ायदा देखते हैं। यानी एक मुल्क के अंदर अगर ज़्यादा लोग एक ही नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, वो देखते हैं कि हमने अपने आप को तरक्की देनी है, हमारे इर्द गिर्द के इलाकों में, मुल्कों में अगर हमारी वजह से नुकसान हो रहा है लोगों को, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो तरक्की कर रहे हैं। इस्लाम इसीलिए इस बात का मुखालिफ है, वो मुश्तरका नस्ल को अच्छा नहीं समझता, वो इश्तराक को अच्छा समझता है। वो चाहता है कि जब एक इलाके के लोग अपना फ़ायदा करें तो दूसरे इलाकों के साथ भी बेहतरी होनी चाहिए, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तभी मुसलमानों के लिए लफ्ज़ मिल्लत का इस्तेमाल किया गया, कौम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि कौम जो सी है वो बाउंड्रीज में, हदूद में कैद हो जाती है, जबकि मिल्लत जो सी है उसका मतलब है कि दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान हैं वो सारे ही उसमें शामिल हैं। तो अगर बाउंड्रीज का ख्याल रखना होता तो फिर लफ्ज़ मिल्लत का इस्तेमाल ना किया जाता। तो ये जो नस्ल वाला कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली बाउंड्रीज के, हदूद के हवाले से ही है कि वो एक हदूद में रहने वाले लोगों की बेहतरी हो जाए और बाकी लोग जो से हैं वो उसमें नुकसान में चले जाएं। तो इसलिए इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ ज़्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन मगरबी माशरे में ज़्यादा अहमियत रखती है। अगला पॉइंट है कि मुश्तरका रवायात। इसके अंदर आपको जॉन स्टीवर्ट मिल का भी बयान लिखा हुआ दिखाई देगा, आप लोग उसको भी पढ़ पाएंगे। जॉन स्टीवर्ट मिल के मुताबिक अगर किसी कौम की माजी में शानदार रवायात रही हैं तो उसको उन रवायात पर अमल करते रहना चाहिए ताकि उसका मुस्तकबिल भी शानदार हो जाए। ये उसका जॉन स्टीवर्ट मिल का कहना है। तो इसके अंदर अगर हम समझने के लिए मिसाल मुसलमान कौम की ही लें तो हम बेहतरीन इस पॉइंट को समझ सकते हैं, क्योंकि मुसलमानों के पास माजी में शानदार इस्लामी तालीमात के मुताबिक रवायात थी जिन पर अमल करके उन्होंने पूरी दुनिया पर हुक्मरानी की। और सब कॉन्टिनेंट में भी आप जानते होंगे कि 1000 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की। तो इतनी लंबी हुकूमत मुसलमानों ने इसलिए की क्योंकि मुसलमान जो से हैं वो अपनी पुरानी इस्लामी तालीमात को फॉलो करते आ रहे, उस पर पैरवी करते आ रहे। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों पर अपनी हुक्मरानी जमानी शुरू कर दी। इस वजह से यहाँ पर जॉन स्टीवर्ट मिल का जो बयान आपकी किताब में लिखा हुआ है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर वाकई ही कोई कौम अपनी शानदार माजी की रवायात पर अमल करती रहे तो वो माजी की शानदार रवायात उसे मुस्तकबिल में भी कामयाब बना देंगी। क्योंकि अभी भी मुसलमानों को कहा जाता है, आपने भी कई जगह लिखा होगा, पढ़ा होगा कि अगर मुसलमान अपनी वही पुरानी शानदार रवायात अपने अंदर दोबारा पैदा कर लें तो कोई वजह नहीं है कि फिर वो दोबारा दुनिया की बेहतरीन कौम के अंदर शामिल होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए मुश्तरका रवायात किसी भी कौम के अंदर, किसी भी मुल्क में बेहतर इत्तेहाद कायम करने के लिए एक अच्छा पॉइंट है। अगला पॉइंट जी जमहूरियत का है। जमहूरियत पाकिस्तान में कोई ख़ास फ़ायदा नहीं देती, क्योंकि पाकिस्तान में जो जमहूरियत है वो बहुत ही लो लेवल की है। जहाँ पर अभी जमहूरियत को बहुत बेहतर होना है तब वो जाकर कहीं शायद पाकिस्तान के अंदर लोगों में इत्तेहाद कायम करने के एतबार से काम को बेहतर करे। लेकिन ये उन मुल्कों में बहुत कारआमद है जहाँ पर जमहूरियत आला दर्जे, क्योंकि बेसिकली जमहूरियत का मतलब क्या है कि लोगों को उनके मुनासिब हकूक़ देना। जब लोगों को उनके मुनासिब हकूक़ मिलेंगे वो मुतमिन हो जाएंगे
वो एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े में नहीं आएंगे। जो डिजर्व करता है बंदा उसको वो मिल जाएगा, तो वो लाजमी दूसरे तबके के साथ इख्तिलाफात को ख़त्म कर लेगा। इस तरह उनके दरमियान इत्तेहाद को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा, क्योंकि हर तबका अपनी अपनी जगह पर मुतमिन है। तो इसलिए जमहूरियत उन मुल्कों में इत्तेहाद के लिए बहुत बेहतर है जहाँ पर जमहूरियत अच्छे दर्जे की है और लोगों को यकसा हुकूक मिलते हैं और वो यकसा हुकूक हासिल करके अपने मुल्क कौम के लिए तरक्की में बराबर का किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान में मैंने इसलिए कहा क्योंकि पाकिस्तान में तबकात बने हुए हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ तबकों को मुख्तलिफ आसाइशें सहूलतें दी जाती हैं और इस वजह से यहाँ पर जमहूरियत एक जैसा हुकूक को फराहम करने में नाकाम है। ये जी हमारे हो गए हैं कौमी यकजहती के तारीफ और अनासर वाले पॉइंट, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से मुंसलिक थे, चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर 1 से मुंसलिक थे। अब हमारे पास ये वाले पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट जो से हैं ये हैं क्वेश्चन नंबर 4 से मुंसलिक। ये कौमी यकजहती की अहमियत के बारे में बात दोनों एक तरफ की मिलती ही है, क्योंकि पहले उन्होंने आपको बताया है कि अगर कौमी यकजहती पैदा करनी है तो कैसे पैदा होगी। फिर उन्होंने जब इस बात को आपको बयान कर दिया कि दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में किस तरह कौमी यकजहती पैदा हो रही है, तो फिर वो आगे अगली बात कर रहे हैं अगर कौमी यकजहती पैदा हो जाती है तो उसका फ़ायदा क्या होगा, उससे क्या फ़ायदे मुल्क और हुकूमत को और अवाम को हासिल होंगे। उनमें से कुछ फ़ायदे यहाँ पर लिखे हुए हैं जो कि आपकी किताब में भी दर्ज है। तो उसमें पहला फ़ायदा उन्होंने बताया खुशहाली का, कि जिस मुल्क के अंदर कौमी यकजहती पैदा हो जाएगी वहाँ पर खुशहाली आ जाएगी। हमारे मुल्क में इस वक्त बताया जाता है कि तकरीबन 35% लोग जो उनसे हैं वो गुर्बत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो जब 35% लोग गुर्बत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, यानी कि उनके पास ज़िंदगी गुजारने की बुनियादी ज़रूरियात ही नहीं है, तो वो लोग उस तबके से तकरीबन जो 60% दूसरा तबका है जो कि ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात रखता है, कभी भी मुतफिक नहीं हो सकते, क्योंकि वो लोग उन्हें अपना मुजरिम समझते हैं। वो समझते हैं कि ये लोग बेहतर ज़िंदगी की सहूलियात गुजार रहे हैं, लेकिन हमें ज़िंदगी की बेहतर सहूलियात नहीं मिल रही, तो हमें इनकी वजह से नहीं मिल रही, क्योंकि ये लोग हमारे हक को भी अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसलिए इस बात को ज़रूरी समझा जाता है कि तमाम लोगों को यकसा तरक्की के मौके मिले, ताकि वो एक तबका दूसरे तबके के साथ इख्तिलाफ और नफरत ना रखे। तो अगर मुल्क में खुशहाली आ जाएगी तो जाहिर बात है अमन भी बेहतर हो जाएगा, क्योंकि जो अभी मैंने जिक्र किया कि 35% लोग गुर्बत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, वो लोग जो से जब अपना हक हासिल नहीं कर पाएंगे, वो लोग जब अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहीं कर पाएंगे, तब वो जराइम करते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, कत्ल करते हैं, मुल्क में मुख्तलिफ दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस होते हैं, जिससे मुल्क का अमन खराब हो जाता है, क्योंकि वो लोग ज़हनी तौर पर दूसरे लोगों को अपना मुजरिम समझ रहे हैं कि उनकी वजह से हमें अच्छे हकूक हासिल नहीं हो रहे। फिर वो ये ज़हन में नहीं रखते कि हम लोग ये कुछ कर रहे हैं तो हम लोगों को इससे बाज आना चाहिए। वो समझते हम ठीक कर रहे हैं, क्योंकि वैसे तो हमें हकूक नहीं मिले, तो अब हम लोग चोरी कर रहे हैं या डाके डाल रहे हैं, हम लोगों से पैसा छीन रहे हैं, वो ठीक है, हमारा हक है ये वाला। तो तब फिर मुल्क का अमन खराब हो जाता है। और ये क्यों खराब हुआ? क्योंकि मुनासिब तरक्की के मौके नहीं मिले, तबकात के दरमियान फ़र्क आ गया, कौम मुतहिद नहीं है, लोगों के दरमियान अच्छा सलूक नहीं है, इसलिए फ़र्क लोगों के दरमियान आ जाता है और उसकी वजह से फिर मुल्क के अमन को ख़ास तौर पर नुकसान पहुँचता है और हुकूमत अपनी तमाम कोशिशें बाद में फिर मुल्क के अमन को बेहतर करने में ही लगा देती है। इससे अगला पॉइंट है जी बाहमी ताउन। अगर मुल्क के अंदर कौमी यकजहती बेहतर होगी तो एक इलाके के लोग दूसरे इलाके के लोगों के साथ ताउन करेंगे और इस ताउन की वजह से बेहतर तौर पर मुल्क तरक्की करेगा। इसमें मैं आपको मिसाल देता हूँ समझाने के लिए, जैसे मैं दूसरे पॉइंट में भी आपको मिसालें दे रहा हूँ। इसमें आप मिसाल बलोचिस्तान की और पंजाब की ही जहन में रखिए। हमारे मुल्क के अंदर सबसे पसमानदा सूबा जो सा है वो बलोचिस्तान ही है। सबसे कम तरक्याती काम बलूचिस्तान के अंदर हुए, जबकि सबसे बेहतर काम जो से हैं वो पंजाब के अंदर हुए। पंजाब हमारे बाकी सूबों में बेहतर पोजीशन में, इसलिए पंजाब को ज़्यादा अहमियत दी जाती है।
तो बलूचिस्तान के अंदर आपने भी सुना होगा कि कई कबाइल हैं जो कि अलहदगी चाहते हैं, वो अलहदगी के बारे में बातें करते हैं। वो इसलिए करते हैं बातें कि वो अवाम को ये बताते हैं कि हमारे साथ माजी में अच्छा सलूक नहीं हुआ, इसलिए हमें अलहदा होकर अपने हकूक़ के मुताबिक खुद ही काम करना चाहिए। और वो पंजाब के लोग ये वजह उठाते हैं इसका, वो समझते हैं कि पंजाब के लोग जो से हैं उन्होंने हमारे हक को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। तो अगर पंजाब और सिंध दो जो बेहतर सूबे हैं वो बलूचिस्तान की आवाम के साथ इत्तेहाद से चलें, यानी जिन चीज़ों में बलूचिस्तान के लोग कमज़ोर हैं, वो पीछे रह गए हैं, उनको दोबारा आगे लाया जाए, तो इसकी कोई वजह नहीं कि बलूचिस्तान के लोग भी पंजाब और सिंध की तरह तरक्की करके अपने निज़ाम में बेहतरी ला सकते हैं। इससे अगला पॉइंट भी अवाम की भलाई के बारे में। अवाम की भलाई वही हुकूमत कर पाती है जो कि तमाम इन पहले वाले पॉइंट्स पर कंट्रोल हासिल कर चुकी होती है। क्योंकि अगर मैंने बताया अभी आपको कि मुल्क में अमन नहीं है, तो इसका मतलब तो होगा कि गवर्नमेंट तमाम मसाइल इस्तेमाल करके मुल्क के अंदर अमन कायम करने की ही कोशिश करेगी। इसी तरह अगर सूबों के दरमियान ताउन नहीं है तो तब भी गवर्नमेंट किन्हीं कामों में लगी रहेगी, वो इन कामों को बेहतर करने की कोशिश करती रहेगी। तो उसका तो ध्यान ही नहीं जाएगा आवाम की भलाई की तरफ। वो ये देख ही नहीं पाएगी कि आवाम को किन बुनियादी ज़रूरियात को देना है और उनको वो ज़रूरियात नहीं मिल रही, उनको वो ज़रूरियात देनी चाहिए। इसलिए वही गवर्नमेंट आवाम की भलाई के लिए काम करती है जो कि मुल्क में अमन कायम कर लेती है, जो खुशहाली ले आती है, जो लोगों के दरमियान अच्छा ताल्लुक बना लेती है। फिर क्योंकि वो जो अपने दूसरे शोबे हैं उनको तरक्की देने के लिए काम कर रही होती है, तो फिर वो अवाम के लिए तलीमी इदारे बनाएगी, वो अवाम के लिए अस्पताल बनाएगी और दूसरी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करेगी, ताकि अवाम जो सी है उनसे मुस्तफ़ीद होकर अपने आप को ज़िंदगी में मज़ीद आगे की तरफ ले जा सके। तो कौमी यकजहती का एक और फ़ायदा ये होगा कि जो हुकूमत कौमी यकजहती पैदा कर लेगी वो अवाम की भलाई के लिए भी अच्छा काम कर सकती है। इससे बड़ा पॉइंट जी मजबूत इंतज़ामिया का ध्यान। अब मजबूत इंतज़ामिया हमारे अदारों के मुतालिक बात को बयान किया जा रहा है। इंतज़ामिया के बारे में आपने चैप्टर नंबर 5 में भी मुख्तलिफ टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान के गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई। तो मजबूत इंतज़ामिया का उसमें आपको पता चल चुका है कि हमारी वफाकी इंतज़ामिया अलहदा होती है, हमारी सूबाई इंतज़ामिया अलहदा होती है। दोनों मिलकर अपने अपने जगह पर काम करते हुए मुल्क को तरक्की देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर वो इसी बात की तरफ थोड़ा सा इशारा कर रहे हैं कि मुल्क के अदारे उसी वक्त अच्छा काम करेंगे जब उनके दरमियान ताउन होगा, जब वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। जो लोग उसके अंदर करप्शन करते हैं, बददियानती करते हैं, बदनवानी करते हैं, उन लोगों को टाइमली पकड़कर सजाएं दी जाएं ताकि दूसरे लोगों के लिए वो इबरत बन जाए। इस तरह अदारे ज़्यादा बेहतर तौर पर काम करते जाएंगे, एक अदारा दूसरे को सपोर्ट करेगा और इस तरह ये मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए बेहतर काम करने में कामयाब होंगे। लेकिन अगर जैसे हमारे मुल्क में ज़्यादातर हाल चलता है कि एक अदारा दूसरे अदारे की बदनवानी छुपाता रहेगा, उसके ख़राब कामों पर पर्दे डालता रहेगा, तो फिर दूसरे अदारे भी मज़ीद इस कामों में लगे रहेंगे और इस तरह मुल्क के तमाम अदारे नुकसान में, खसारे में जाएंगे और मुल्क की हालात कभी भी बेहतर नहीं हो सकते। और अब हमारे मुल्क में बेसिकली ज़्यादा यही निज़ाम चल रहा है कि इदारों में बैठे लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्हें पता है कि अगर हम इस बंदे को एक्सपोज करेंगे तो ये हमें एक्सपोज कर देगा, इस वजह से हमारे लिए भी मुश्किलात पैदा होंगी। तो वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हुए अपनी ज़िंदगी को, अपने ख़ानदान को तरक्की दिए जा रहे होते हैं और उसके नतीजे में मुल्की इदारे नुकसान के अंदर जा रहे होते हैं। तभी उन्होंने यहाँ कहा है कि अगर मजबूत इंतज़ामिया बनानी है तो इसके लिए ज़रूरी है कि इदारे एक दूसरे को सपोर्ट करें, जो उसमें करप्ट अनासिर हैं उनको टाइमली नॉमिनेट किया जाए, उनको सजाएं दी जाएँ ताकि बाकी लोग जो से हैं वो बेहतर तौर पर अदारे की और मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर सकें। आखिरी पॉइंट की कौमी यकजहती की अहमियत में है वक्त और दौलत के ज़िया से महफूज, यानी जो इंतज़ामिया अच्छी हो गई वो ऐसे काम करेगी अच्छी प्लानिंग के साथ कि उसको दोबारा उस काम को करने की ज़रूरत नहीं होगी, उस पर दोबारा लागत नहीं लगेगी। इसकी मैं एक आपको बड़ी आसान सी मिसाल दे रहा हूँ ताकि आप ये बात समझ जाए। आप लोगों ने अमूमन अपने इर्द गिर्द ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि जब कोई नया रोड बनता है
तो उस रोड के बनाने में लाखों करोड़ों रुपए लागत आती है। और कुछ ही अरसे बाद आप ये भी देखते हैं कि उस रोड को टेलीफोन लाइन वाले या सीवरेज लाइन वाले दोबारा उखेड़ कर उसके अंदर अपने अदारे से मुतल्लिक काम को बेहतर करने की कोशिश शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो रोड दोबारा से उसी बुरी हालत का शिकार हो जाता है, क्योंकि ये लोग अपना काम मुकम्मल करके जाने के बाद उस रोड को वैसे ही टूटी फूटी हालत में छोड़ जाते हैं। अब इसमें आपके लिए सेटिंग से मुतल्लिक मिसाल क्या है कि एक अदारे ने काम किया, कई सालों से टूटी हुई एक सड़क को लाखों करोड़ों रुपया लगा कर बना दिया, जबकि दूसरे अदारे ने अपने काम को बेहतर करने के लिए, तीसरे अदारे ने अपने काम को बेहतर करने के लिए उसको दोबारा तोड़ दिया और उसको तोड़कर दोबारा से अपना काम कर लिया और उसको फिर वैसे का वैसे छोड़ दिया। तो इसमें क्या हुआ कि जो वक्त लगा वो भी ज़ाया गया, जिसमें पैसे लगे वो भी ज़ाया गए। और ये हमारे इदारों के दरमियान कोऑपरेशन ना होने की सबसे बड़ी मिसाल है कि अगर इनके दरमियान कोऑपरेशन होता तो पहले उस रोड से मुतल्लिक जो काम सीवरेज और टेलीफोन लाइन वालों ने करना था वो करते, उसके बाद फिर काम जो है रोड बनाने वाले करते, तो वो रोड कई साल तक अवाम के इस्तेमाल में रहता और अवाम का जो पैसा उस पर लगा था वो ज़्यादा बेहतर तौर पर अवाम की फ़ायदे में काम करता। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट अच्छे तरीके से इंतजामिया को कंट्रोल नहीं कर पाती, अदारों को नहीं बना पाती, वो फिर बार बार काम करती रहती है, उसमें पैसा अवाम का ज़्यादा आता है। अवाम का इसलिए ज़्यादा आता है कि जितना भी पैसा दिया जाता है बेसिकली वो सारा अवाम का ही होता है, टैक्स की सूरत में इकट्ठा हुआ होता है। तभी इन लोगों को, इन अदारों के लोगों को उसके बारे में ज़्यादा फिक्र नहीं होती, वो तभी उसको बार बार मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल करके ज़ाया करते रहते हैं। तो ये जी आपके सामने 6 पॉइंट कौमी यकजहती की अहमियत की, जिनको मैंने 1 बाय 1 बयान किया। इधर पहले मैंने पॉइंट बयान किए थे ये वाले सारे कौमी यकजहती और सालमियत की तारीफ और अनासर की। इस तरह ये आपके 2 टॉपिक जो चैप्टर नंबर 8 के हैं वो मुकम्मल हुए हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मज़ीद अगर आप इस बारे में कुछ पूछना चाहेंगे तो उसे ऑनलाइन क्लासेस में आप पूछ सकते हैं, ताकि मैं उसके मतलब मज़ीद वजाहत आपको कर सकूँ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।